हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका गंगा एकेडमी मंच हार्दिक स्वागत करता है। आप सब निरंतर गंगा एकेडमी के मंच से जुड़ते जाइए। ये आपका मंच है, ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है। आप सभी अपने इस गंगा एकेडमी परिवार में शामिल होइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और सब्सक्राइब करते बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब घंटी भी आल पे प्रेस कर लेंगे, जो जैसे ही यहाँ से वीडियो पब्लिश की जाएगी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो छूटने ना पाए, और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो और आने वाले दिनों में हर परीक्षा को देने जाइए, क्रैक कीजिए और क्वालिफाई करके आसानी से एक सरकारी नौकरी अचीव करके अपने और अपने घरों में खुशियाँ लाइए। यही गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है कि भारत के अधिक से अधिक घरों में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना। तो आप सबके साथ गंगा एकेडमी जुड़ चुका है। आप भी सभी गंगा एकेडमी पर पूरे जोश के साथ, पूरे उल्लास के साथ आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से देते जाइए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रगणों को गंगा एकेडमी की लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे पहुंचा दीजिए। और आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी से जुड़कर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार सपोर्ट देते जाइए निरंतर। और आप सभी के लिए एक मुहिम है गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाना। तो प्लीज़ आप सभी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर का मुहिम पूरा करवा दीजिए। इस मुहिम के खुशी में, पूरा होने की खुशी में हम आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर सारी कक्षाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। ये व्हाइट बोर्ड पर कक्षाएं जो चल रही हैं, इसके स्थान पे जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर आप सब जैसे ही पूर्ण करते हैं, तुरंत आप सभी की एक डिजिटल बोर्ड पर आधारित सारी कक्षाओं का शुभारंभ हो जाएगा और सभी व्यवस्थित क्लासों का शुभारंभ, हर क्लास की, हर विषय की क्लासेस चलेगी। हम आप सभी का सब प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, तो बेहतर से बेहतर एडुकेटर को भी आमंत्रित करके आप सभी का क्लासेस पूरी करवाई जाएगी और हर क्लास का पीडीएफ भी आप सभी को निःशुल्क मिलेगा। गंगा एकेडमी आप सभी के लिए निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट का गंगा एकेडमी निरंतर आकांक्षी है। आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो चलिए आज के सेशन में हम शुरू करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल पर आधिपत्य ग्रहण करती है, कैसे बंगाल पर कब्जा करती है, कैसे बंगाल पर अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करती है, इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं सभी संबंधित फैक्टों पर, सभी फैक्ट को हम आप सभी को आत्मसात करवाने का प्रयास करूंगा, रटवाने का प्रयास करूंगा, जिससे यहाँ से कोई भी फैक्ट आप सभी के परीक्षा में आए तो आप सभी का एक भी सवाल गलत ना होने पाए। गंगा एकेडमी का ये उद्देश्य है कि एक भी सवाल छूट गया तो गंगा एकेडमी का संकल्प टूट जाएगा। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब निरंतर जुड़ते जाइए और गंगा एकेडमी के हर एक फैक्ट को रट लीजिए, जिससे आपके आने वाले दिनों की में हर एक परीक्षा क्रैक होकर एक सरकारी नौकरी अचीव करके अपने घरों में खुशियाँ लाइए और भारत के अधिक से अधिक घरों में एक सरकारी नौकरी हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम पिछले सेशन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से संबंधित टॉपिक की शुरुआत किया था। वीडियो पब्लिश हो चुकी है, अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देखिए और हर वीडियोस को जब क्रम से देखेंगे तो आपके हर फैक्ट को आसानी से, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, कोई भी फैक्ट आपका छूटेगा नहीं। तो आज हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल पर मीर कासिम को बताने चल रहा हूँ। मैंने इससे पिछले टॉपिक में, पिछले सेशन में आपको वीडियो पब्लिश हो चुकी हो, वहाँ मीर जाफर तक मैंने बता दिया था। तो मीर जाफर
मैंने पिछले सेशन में मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध जब बंगाल पर हो जाती है तो यहाँ प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है और ये प्लासी की जीत से अंग्रेजों का भारत पर शासन राज की शुरुआत हो जाती है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल वाले क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है और बंगाल के क्षेत्र पे जो नवाब होते थे, जो शासक गण होते थे, उन नवाब, उन शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित करती थी और जिसको चाहती थी बंगाल के क्षेत्र में नवाब बनाती थी और जिसको चाहती थी नवाब से हटा देती थी। और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाता है। और इसी के साथ बंगाल का प्रथम नवाब अगर पूछे अंग्रेजों के द्वारा तो प्रथम नवाब मीर जाफर को मैंने बताया था। और मीर जाफर अंग्रेज किसके सहायता से नवाब बना था तो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से मीर जाफर बनता है नवाब। और नवाब जब मीर जाफर बन जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से तो रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर कुछ इनाम दिया था 2,38,000 के समथिंग 2,38,000 के समथिंग वो व्यक्तिगत तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को धनराशि इनाम दी थी। पाउंड की धनराशि 2,38,000 के पाउंड की धनराशि रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर ने व्यक्तिगत तौर पर इनाम दिया था। और इसके साथ साथ 50 लाख रुपए अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों को भी प्रदान किया था। और इन्हीं सभी से रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के काल का दुरुपयोग किया और इससे मीर जाफर तंग आकर एक संघर्ष रचता है किसकी सहायता से तो चिरसुरा में डचों ने एक फैक्ट्री स्थापित की थी और उन चिनसुरा में डचों के फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों से जाकर मिल जाता है और उनके साथ एक संघर्ष रचता है। और इस संघर्ष की लीकेज हो जाती है, अंग्रेजों को पता चल जाती है और अंग्रेजों ने एक बेदरा का युद्ध लड़ता है और उस बेदरा के युद्ध में डचों को पूरी तरह से पराजित कर देता है। और मीर जाफर को नवाब को मैंने बताया था कि जब जिसको चाहती थी अंग्रेज, अब यहाँ से अंग्रेज जिसको चाहते थे नवाब बनाते थे, जिसको चाहते थे नवाब से हटा देते थे। तो मीर जाफर का वही हाल हुआ, नवाब से हटा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और हटाकर मीर कासिम को अब बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया जाता है। तो मीर कासिम का कालावधि है, समय पीरियड है 1760 से 1763। तो 1760 से 1763 पर बंगाल का नया नवाब कौन होता है तो मीर कासिम बंगाल का नया नवाब होता है 1763 से 1760 से 1763 तक। तो मीर कासिम को मीर जाफर के हटाने के बाद, जब मीर जाफर को अंग्रेज बंगाल के नवाब पर से हटाते हैं तो इसी मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाते हैं, अर्थात गद्दी सौंप देते हैं मीर कासिम के हाथों में। तो गद्दी का मतलब होता है नवाब, यानी कि बंगाल का नया शासक। तो बंगाल के शासक यानी नवाब की गद्दी पर अंग्रेज किसको बैठाते हैं मीर जाफर को हटाने के बाद तो मीर कासिम को बैठाते हैं। 1760 ईस्वी में ये बंगाल की दूसरी क्रांति अब संपन्न हो जाती है। अब बंगाल की दूसरी क्रांति कब संपन्न होती है तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है 1760 ईस्वी में बंगाल की दूसरी क्रांति संपन्न हो जाती है और मीर कासिम अलीवर्दी खान के बाद मीर कासिम, अगर हम देखें तो बंगाल के नवाबों में तो अलीवर्दी खान के बाद
बंगाल के नवाबों में अगर हम सबसे योग्य नवाब अगर किसी को कहें तो यही मीर कासिम सबसे योग्य नवाब होगा। अली वर्दी खां कभी बंगाल का नवाब हुआ करता था और अली वर्दी खां के बंगाल के नवाब के बाद अगर हम सबसे योग्य नवाब में बंगाल के सबसे योग्य नवाबों के श्रेणी में देखें तो मीर कासिम सबसे योग्य बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बने बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य था। अंग्रेजों के प्रभाव से, अब देखिए यहाँ अंग्रेजों के प्रभाव से वह स्वयं को, कौन, मीर कासिम, अंग्रेजों के प्रभाव से वह स्वयं को, वह का मतलब कौन, यही मीर कासिम, यानी अंग्रेजों के प्रभाव से मीर कासिम स्वयं को मुक्त करना चाहता था। अब देखिए अभी आप पढ़े थे कि मीर जाफर की रवैया अंग्रेजों को सही नहीं लगी और डच के चिंसुरा स्थित डच की फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों से मिलकर मीर जाफर ने एक बेदरा का युद्ध संघर्ष रचता है और उस संघर्ष का पता चल जाता है अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तो अब यहाँ मीर जाफर को नवाब से हटाकर मीर कासिम को अंग्रेज नवाब बनाते हैं। मीर कासिम भी अंग्रेजों के प्रभाव में रहने नहीं चाहता था। अंग्रेजों का जो प्रभाव था यहाँ बंगाल के नवाब में, उस प्रभाव से मीर कासिम अपने आप को मुक्त करना चाहता था। तो अब ये भी जब अंग्रेजों को पता चलती है तो अब मीर कासिम को भी यहाँ से बंगाल के नवाब पद से हटा देते हैं और पुनः वही मीर जाफर को फिर बंगाल का नया नवाब नियुक्त करते हैं। तो अंग्रेजों के प्रभाव से मीर कासिम स्वयं से मुक्ति कराना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर अब मुंगेर स्थानांतरित कर दी। अंग्रेजों के प्रभाव से मीर कासिम अपने आप को मुक्त कराना चाहता था और जब मुक्त कराना चाहता था तो सबसे पहले मीर कासिम ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। पहले राजधानी हुआ करती थी बंगाल का मुर्शिदाबाद से अब अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के नाते मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन से नवाब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। तो यही मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर बंगाल की राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। क्यों स्थानांतरित कर दी थी? क्योंकि वह स्वयं को, अपने आप को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराना चाहते थे। तो अंग्रेजों के प्रभाव से मीर कासिम स्वयं को मुक्त कराना चाहता था, इसलिए अपनी राजधानी सबसे पहले मुर्शिदाबाद से बदलकर अब मुंगेर स्थानांतरित कर दी। एक समकालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन। ये समकालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन और इनकी पुस्तक है, इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रख लीजिए, सियार उल मुखैरिन। तो आपके परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए सियार उल मुखैरिन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध इतिहासकार की पुस्तक है, तो गुलाम हुसैन की पुस्तक है सियार उल मुखैरिन। गुलाम हुसैन समकालीन मुस्लिम एक इतिहासकार है और इनकी एक और प्रसिद्ध इतिहासकार है, इनकी पुस्तक है सियार उल मुखैरिन। इस पुस्तक में क्या बताया गया है कि मीर कासिम के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। तो मीर कासिम के प्रशासन की जानकारी किस पुस्तक में दी गई है, तो यही गुलाम हुसैन की पुस्तक में सियार उल मुखैरिन में
मीर कासिम के प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। मतलब भूरी भूरी प्रशंसा का तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे प्रकार से इनकी प्रशंसा की गई है मीर कासिम के प्रशासन की। तो मीर आपके परीक्षा में ये भी फैक्ट आ जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि मीर कासिम के प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा किस मुस्लिम इतिहासकार की पुस्तक में की गई है। तो यही गुलाम हुसैन की प्रसिद्ध पुस्तक सियार उल मुतखैरिन नामक पुस्तक में मीर कासिम के प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो अब आते हैं मीर कासिम, अगला फैक्ट की तरफ। मीर कासिम ने बंगाल के सैन्य व्यवस्था का तात्पर्य होता है सैनिक व्यवस्था यानी डिफेंस व्यवस्था। तो जैसे आज हमारे वर्तमान भारत में सैन्य यानी कि सैनिक, डिफेंस, मिलिट्री को ही तो सैन्य कहा जाएगा। जो भारत में मिलिट्री की भर्ती होती है यही सैन्य व्यवस्था होता है। तो बंगाल के सैन्य व्यवस्था का भी यहाँ मीर कासिम ने पुनर्गठन कर दिया। तो बंगाल में सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस नवाब ने किया था। तो आपका उत्तर मीर कासिम होगा। मीर कासिम ही लगाना है, ऑप्शन मीर कासिम पर चूज करना है। तो मीर कासिम ने बंगाल के सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया था, आपको याद होनी चाहिए। और उसने सेना का संगठन, मीर कासिम ने सेना का संगठन किसके तर्ज पर किया था। तो यूरोपीय तर्ज के करने के लिए एक आर्मेनियन गुर्गिन खां का सहयोग लिया था। तो मीर कासिम ने अपने सेना का संगठन किसके तर्ज पर किया था। तो याद कर लीजिएगा कि मीर कासिम ने अपने सेना का संगठन इसी यूरोपीय तर्ज पर करने के लिए एक आर्मेनियन गुर्गिन खां का सहयोग मीर कासिम ने लिया था। तो मुंगेर क्या है। बंगाल का एक क्षेत्र है मुंगेर। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना चाहता था। वो बंगाल का नवाब था, लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव से मैंने आपको बताया कि अंग्रेज जिसको चाहते थे बंगाल का नवाब बनाते थे और जिनको चाहते थे बंगाल के नवाब से हटा देते थे। कुल मिलाकर बंगाल का अब नवाब का पद अंग्रेज की कठपुतली मात्र हो गई थी। अंग्रेज के बस में रहोगे तो बंगाल का नवाब बने रहोगे, अंग्रेज के बस में नहीं रहोगे तो बंगाल का नवाब नहीं रह पाओगे। तो मीर जाफर सबसे पहले बंगाल का नवाब सबसे पहले मीर जाफर को अंग्रेज बनाते हैं और मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग से नवाब बना था और उसी लिहाजा रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग से जब बंगाल का नवाब बनता है तो रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,38,000 की पाउंड की धनराशि उसे व्यक्तिगत तौर पे देती है और 50 लाख की उसके अंग्रेज अधिकारी और सेना को भी प्रदान करती है। और इसका रॉबर्ट क्लाइव ने दुरुपयोग लगातार मीर जाफर का करता रहा और मीर जाफर को जब इससे तंग आ गया तो रॉबर्ट क्लाइव के दुरुपयोग से तो डच की एक चिंसुरा में फैक्ट्री थी, वहाँ के प्रतिनिधियों से मीर जाफर मिल जाता है और उनके खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने की एक षड्यंत्र रचता है और इसका लीकेज हो जाता है अंग्रेज़ों को। और अंग्रेज़ को जब पता चल जाती है तो बेदरा का युद्ध लड़कर डच प्रतिनिधियों को पूरी तरह से बुरी तरीके से पराजित कर दिया और मीर जाफर को नवाब भी से पद से भी हटा देता है और मीर कासिम को नवाब बनाता है। मीर कासिम भी बंगाल के नवाब जरूर
बनता है, लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होकर। तो अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करने चाहता था अपने आप को, और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। तो वही यह मुंगेर है, तो ये मीर कासिम की नई राजधानी थी। तो पहले मुंगेर से पहले राजधानी मुर्शिदाबाद थी, और मुंगेर से बाद में राजधानी मुंगेर ले जाता है। तो यही मुंगेर में उसने, मीर कासिम ने गन बनाने की फैक्ट्री भी स्थापना की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में गन बनाने की फैक्ट्री भी स्थापना कर देती है। तो गन बनाने की फैक्ट्री की स्थापना मीर कासिम कहाँ करती है? तो यही मुंगेर में, अपनी नई राजधानी में जहाँ बनाया था, वहीं गन बनाने की फैक्ट्री की स्थापना कर देती है, मीर कासिम कर देता है। और मीर कासिम के समय में दस्तक का दुरुपयोग होने लगता है। दस्तक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दस्तक एक फ्री पास होता था इस समय का। तो वही फ्री पास यानी दस्तक का दुरुपयोग होने लगती है। कहाँ? मीर कासिम के समय में। तो मीर कासिम के समय में दस्तक का दुरुपयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों से इसकी आलोचना करना शुरू कर देती है। लेकिन आलोचना किया जरूर था, लेकिन इस आलोचना करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस आलोचना करने पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। किस पर? अंग्रेजों पर। तो क्या आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा मीर कासिम ने बंगाल के सैन्य व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया। उसने सेना का संगठन किसके आधार पर किया था? तो यूरोपीय तर्ज पर करने के लिए एक आर्मेनियन गुर्गेनखा थे, उनका सहयोग लिया था सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए। मुंगेर में जो कि अपना राजधानी बनाया था मीर कासिम, तो इसी मुंगेर में गन बनाने की फैक्ट्री की भी इन्होंने स्थापना किया था मीर कासिम ने। और मीर कासिम के समय में दस्तक का दुरुपयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेज के अधिकारियों से आलोचना की। इस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मीर कासिम का समयावधि के फैक्ट है। अब हम आते हैं बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही प्लासी का युद्ध जो अभी आप पढ़ चुके, और बक्सर का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये प्लासी और बक्सर के युद्ध से अंग्रेज काफी राज्यों पर अपना आधिपत्य ग्रहण कर चुके थे, और पूरी तरह से भारत पर अंग्रेजों का राज, ये 1857 का जो रिवोल्ट होता है, और बंगाल का 1857 का जब रिवोल्ट होता है, तो पूरी तरह से भारत पर अपना राज कर लेते हैं, और हर एक राज्य पर अंग्रेज पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। तो हम एक एक संघर्ष को आप सभी को बतलाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फैक्ट रटवा दूंगा, और इनके वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर, हर एक को पूरी तरह से रटवा लूंगा। कभी आपको गवर्नर जनरल, वायसराय आपको कंफ्यूज नहीं होगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में
अपने सभी दोस्तों को गंगा एकेडमी को शेयर कर दीजिए लिंक को, और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। और आप सब जुड़ते जाइए निरंतर। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि भारत का हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सभी हमारा साथ दीजिए, हम जरूर आपका साथ देंगे। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एक बार निकाल कर देते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मीर कासिम का समय अवधि मैंने कहा 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम का समय अवधि है। मीर कासिम को मीर जाफर को जब नवाब पद से हटाया था, तो हटाने के बाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब की गद्दी पर अंग्रेजों ने बैठाया। और इस प्रकार मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद अगर सबसे योग्य नवाब की श्रेणी में हम देखें तो सबसे योग्य यही मीर कासिम को जाता है। रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कि बंगाल के नवाबों में अली वर्दी खां के बाद सबसे योग्य नवाब में कौन गिना जाता है, तो यही मीर कासिम गिना जाता है। अंग्रेजों के प्रभाव से मीर कासिम स्वयं मुक्त होना चाहता था, और इसी उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर स्थानांतरित कर दी। समकालीन एक मुस्लिम इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन की प्रसिद्ध पुस्तक है सियार उल मुतखैरी, और इस पुस्तक में मीर कासिम के प्रशासन की भूरी प्रशंसा की गई है। और मीर कासिम ने बंगाल में एक सैन्य व्यवस्था का भी पुनर्गठन करना चाहते थे, और इस सैन्य व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए यूरोपीय टच पर करने के लिए एक आर्मेनियन गुर्गिन खां का सहयोग लिया था सैन्य व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए। तो मुंगेर, जहां मीर कासिम की राजधानी हुआ करती थी, वहां पर मीर कासिम ने गन बनाने की फैक्ट्री की भी स्थापना करते हैं। मीर कासिम के समय में एक दस्तक यानी कि फ्री पास होता था। इस दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, और इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों से आलोचना की। अब आलोचना जो किया जरूर था, लेकिन इस आलोचना करने का कोई अंग्रेजों पर प्रभाव नहीं पड़ा था। तो अब हम आते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध का ऐलान होता है। अंततः 22 मार्च 1763, ये सब डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट से भी आपकी परीक्षा में फैक्ट बन जाते हैं, और कोई भी फैक्ट आपका गलत ना हो, इस नाते हर एक शब्द को बड़े ध्यान से वीडियो देखकर क्लियर कीजिए। 2-4 बार लगातार हर वीडियोस को देख लेंगे तो सारे फैक्ट, हमारा वादा है कि आप साथ कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। तो अंततः 22 मार्च 1763 में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के लिए भी शुल्क मुक्त व्यापार, एक शुल्क मुक्त व्यापार, मतलब इस व्यापार के लिए भारतीय व्यापारियों को कोई शुल्क न देना पड़े। अभी तक क्या था कि भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे तो उन्हें कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ता था। तो 22 मार्च 1763 में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के लिए एक शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी कि अब किसी भी भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने के लिए कोई शुल्क, कोई टैक्स, कोई कर नहीं देना होगा। शुल्क का मतलब टैक्स से संबंधित है, कर से संबंधित है। जैसे आज हम वर्तमान भारत में हम तमाम भारत सरकार को, अपने राज्य सरकार को टैक्स पे करते हैं। कुछ टैक्स होता है, कुछ कर होता है प्रत्यक्ष, कुछ होता है अप्रत्यक्ष। जैसे कोई कर्मचारी साल भर का पेमेंट ले रहा है,
और साल भर का पेमेंट का पूरा उसका हिसाब होता है। और कब? फरवरी मार्च के समय में, अगले वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब अगला होता है? एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। मतलब 31 मार्च से पहले फरवरी मार्च के महीने में उसका हर साल का इनकम का ब्यौरा लिया जाता है, वो कितना लिया है उसमें स्लेश वाइज सरकार को टैक्स अदा करती है। तो ये है प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष तौर में भारत का प्रत्येक नागरिक आ जाता है। जैसे हम किसी दुकान पे हम कुछ भी लेने जाते हैं, ये मार्कर लेने गए, ये बोतल लेने गए, साबुन, सोडा, किराना से संबंधित कोई सामान लेने गए, स्टेशनरी से संबंधित कॉपी किताब लेने गए, मतलब कुछ भी हम सामान किसी भी दुकान से लेने जाते हैं तो वहाँ हमें सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे आपको किसी पैकेट में RS नहीं लिखा होता है, प्राइस नहीं लिखा होता है, MRP लिखा होता है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रेट प्राइस। उसमें कीमत टैक्स सहित, प्रचार सहित सब कुछ बढ़ा के MRP लिखा जाता है और वो उस MRP में आप टैक्स भी अदा कर देते हैं। तो आप किसान सम्मान निधि की राशि जो 2000 रुपया ले रहे हैं, इससे आप खुश मत हो जाइए। 2000 आपको सरकार अगर दे रही है तो कम से कम आपसे 20,000 रुपया उससे आपको देना होगा। आपसे सरकार ले रही है तब जाकर 2000 रुपया आपको दे देती है। और 2000 रुपये के एक रोटी के टुकड़े से आप सभी खुश हो जाते हैं और सरकार को पुनः मतदान करके सत्ता दिला देते हैं और आपके साथ शोषणकारी अन्याय होता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब छोटे छोटे इन लालच में मत फंसिए, एक आवाज़ से मत फंसिए, एक फ्री का अनाज लेने में मत खुश हो जाइए, ये 2000 रुपये के किसान सम्मान निधि राशि से मत खुश हो जाइए। आप सब जागरूक होइए, आप सब रोजगार के मुद्दे पर लड़िए और रोजगार सरकार से मांगिए, ना कि ये फ्री छोटे छोटे रोटी के टुकड़े पे फंसिए। तो लोकतंत्र में किसी एक सरकार को बार बार शासन नहीं देनी चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सरकार का परिवर्तन होता रहे। तो इस नाते आप सब 5 साल के बाद वर्तमान सरकार का परिवर्तन करके नई पार्टी की सरकार लाइए और इस तरह से परिवर्तन करते करते सरकार बनाइए। फिलहाल हम राजनीति में नहीं जाएंगे, क्यों? तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं कह रहा था बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध का ऐलान हो जाता है और अंततः 22 मार्च 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को एक शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति कर दी कि अब भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने के लिए इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये अनुमति कब मीर कासिम ने प्रदान की? तो याद कर लीजिए 22 मार्च 1763 को। 22 मार्च 1763 को मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति अब प्रदान कर देती है, जिससे अंग्रेज अब हो जाते हैं खफा। देखिए, ये शुल्क मुक्त व्यापार जो अभी तक टैक्स देना पड़ता था, इसको मीर कासिम ने जैसे ही अनुमति प्रदान कर दी, अब अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज को अब टैक्स नहीं मिलता था और भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जो ये शुल्क लिया जाता था, कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, ये अंग्रेजों को पहुंचता था। अब
अंग्रेज के पास पहुंचना बंद हो जाएगा, न टैक्स लिया जाएगा न पहुंचेगा। तो जब उनके पास पैसा नहीं जाएगा तो इससे वो खफा हो जाते हैं और पुनः मीर कासिम को अब इस रवैये से मीर कासिम के इस निर्णय से लेने के लिए मीर कासिम को नवाब पद से हटा देते हैं और पुनः मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। तो मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को एक बार पुनह बंगाल का नवाब बना दिया। तो आपको से अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बताइए कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब पद से अंग्रेजों ने क्यों हटा दिया था, क्योंकि भारतीय व्यापारियों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार मीर कासिम ने अनुमति प्रदान कर दी थी, जिससे अंग्रेजों को टैक्स जब लिया नहीं जाता था तो पहुंचता नहीं था। तो अंग्रेज इससे खफा होकर मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटा देते हैं और हटाने के बाद पुनः मीर जाफर जो इससे पहले मीर कासिम से पहले बंगाल का नवाब था और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मीर जाफर ने भारतीय व्यापारियों के लिए कब प्रदान किया था, तो 22 मार्च 1763 में प्रदान किया था। इसके बाद मीर कासिम जब अब बंगाल के नवाब पद से हट जाता है तो मीर कासिम अब अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला थे, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जाकर मिलता है, शुजाउद्दौला की शरण में पहुंच जाता है। अब जब बंगाल के नवाब पद से मीर कासिम हट जाता है तो बंगाल मीर कासिम बैठता नहीं है, बल्कि वो बंगाल उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला हुआ करता था और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में जाकर पहुंच जाता है मीर कासिम। अब शुजाउद्दौला के शरण में जब पहुंचता है तो उसने मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिभुज का निर्माण किया गया। अब जब मीर कासिम शुजाउद्दौला के शरण में जाकर पहुंच जाता है तो शुजाउद्दौला मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय था, उनके साथ मिलता है और मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिभुज का निर्माण करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिभुज का निर्माण करता है। और बनारस के पूर्व में जो बिहार में स्थित बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों को ललकार देता है और बक्सर की लड़ाई शुरू हो जाती है। बक्सर कहाँ पे है? बक्सर बिहार का एक क्षेत्र है। अरे बक्सर ना याद आए तो एक भोजपुरी का सांग है, बक्सर जिला और भोजपुरी ओखरे आगे पटना। तो बक्सर कहाँ है? बिहार का एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में, बक्सर के क्षेत्र में अब युद्ध शुरू हो जाती है। युद्ध में कौन कौन थे? तो जब मीर कासिम बंगाल के पद से अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा देते हैं तो मीर कासिम शरण लेता है उस समय अवध के नवाब सिराजुद्दौला का, और ये सिराजुद्दौला मीर कासिम मिलते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर सिराजुद्दौला और मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। और इस त्रिभुज का निर्माण के अंतर्गत बनारस के पूर्व बिहार में स्थित एक क्षेत्र है बक्सर, और उस बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों के सामने ललकार देते हैं और हो जाता है बक्सर का युद्ध। कब ललकारते हैं? तो ललकारते हैं 22 अक्टूबर 1764। तो अब
अंग्रेजों को सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के इस त्रिभुज को में बक्सर के युद्ध के में ललकार देते हैं और हो जाती है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध का अब शुरुआत हो जाती है और बक्सर का युद्ध में भी अंग्रेज विजयी होते हैं। कि बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? अंग्रेज लड़े थे तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तो आपको अगर परीक्षा में पूछे कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेज का किसका नेतृत्व, अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? तो यही हेक्टर मुनरो नेतृत्व किया था। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने इस त्रिभुज को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अब बक्सर का युद्ध में भी हेक्टर अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। तो हेक्टर मुनरो ने की नेतृत्व करने वाली अंग्रेजी सेना ने इस त्रिभुज का भी ये बुरी तरह से पराजित कर दिया। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था बेनस्टाड। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप भूलना नहीं प्यारे बच्चों, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का गवर्नर बेनस्टाड था। बेनस्टाड कौन था? बंगाल का गवर्नर था जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था। जबकि मुगल बादशाह अगर पूछे तो शाह आलम द्वितीय को बताएंगे और बंगाल का नवाब पूछे तो मीर जाफर, और अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेनस्टाड था, जबकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर जाफर, बंगाल का नवाब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर मैंने बताया, तो ये मीर जाफर बंगाल का नवाब था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। तो क्या भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेनस्टाड। बंगाल का गवर्नर चलो पता हो गया, बेनस्टाड। तो अब बता दीजिए मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय बंगाल का मुगल बादशाह पता हो गया। तो बंगाल का नवाब बता दीजिए, मीर जाफर था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो किया था। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हुई? तो अब हेडिंग डालिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765। बक्सर का युद्ध अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बक्सर के युद्ध में फिर अंग्रेज जीत जाते हैं, जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीतते चले आते हैं। अब बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं और पूरी तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और इस बक्सर के युद्ध के बाद भी संधि होती है। कौन सी संधि? यही इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है बक्सर के युद्ध के पश्चात। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हो जाती है और बक्सर की युद्ध समाप्त हो जाती है। तो अब बंगाल के क्षेत्र पर अंग्रेज अपने प्रभुत्व में आ जाते हैं। और एक बात पुनः निकाल कर दें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, आप सभी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम को मीर जाफर को हटाने के बाद गद्दी पर बैठाया गया। कौन सी गद्दी पर? तो बंगाल के नवाब की पद पर वाली गद्दी पर। इस प्रकार 1760 ईस्वी में बंगाल की दूसरी क्रांति की हो गई शुरुआत।
मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य अगर किसी को कहेंगे तो यही मीर कासिम का नाम आता है, याद रखिएगा। अंग्रेजों के प्रभाव में वह स्वयं को यानी मीर कासिम स्वयं को मुक्त करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर स्थापित कर दी। समकालीन एक इतिहासकार है गुलाम हुसैन। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सियार उल मुल्क खैरीन। इस पुस्तक में मीर कासिम के प्रशासन की भूल प्रशंसा की गई है। मीर कासिम ने बंगाल के सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया और उसने मीर कासिम ने सेना का संगठन यूरोपीय तर्ज पर करने के लिए एक आर्मेनियन खां है उनका सहयोग लिया था। मुंगेर में उन्होंने मीर कासिम ने एक गन बनाने की फैक्ट्री की भी स्थापना की थी। मीर कासिम के समय में दस्तक यानी कि फ्री पास का दुरुपयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अंग्रेज के अधिकारियों की से आलोचना करते हैं मीर कासिम, लेकिन इस आलोचना करने का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा था। अब बक्सर का युद्ध की आगाज होती है 22 अक्टूबर 1764 को। अंततः 22 मार्च 1763 में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों पर जो शुल्क लिया जाता था व्यापार करने के लिए, उस शुल्क को हटा दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मीर कासिम ने प्रदान कर दिया और इससे अंग्रेज हो जाते हैं दुखी। किससे? मीर कासिम से। मीर कासिम से क्रोधित हो जाते हैं, मीर कासिम से खफा हो जाते हैं। मैंने कहा था कि अंग्रेज जिसको चाहते थे यहाँ बंगाल में नवाब बनाते थे, जिसको चाहते थे बंगाल नवाब पर से हटा देते थे। तो अब इस मीर कासिम के इस निर्णय से मीर कासिम से खफा होकर अंग्रेज मीर कासिम को भी नवाब पर से हटा देते हैं और पुनः जो मीर जाफर नवाब हुआ करता था उसको एक बार पुनः बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब इसके बाद मीर कासिम जब नवाब पर से हट जाते हैं तो अवध का नवाब उस समय था सुजाउद्दौला और उसकी शरण में जाकर पहुंचता है और यहाँ से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिगुर का निर्माण किया गया और इस त्रिगुर का निर्माण बनारस के पूर्व में एक बिहार में स्थित क्षेत्र है बक्सर, और उस बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 में इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को ललकार दिया जाता है। और जब बक्सर की युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, और हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था इस बक्सर के युद्ध के त्रिभुज में। और हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अब इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर अगर पूछे तो बेनस्टाड होता है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था बेनस्टाड, जबकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और बंगाल का नवाब मीर जाफर और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। तो क्या आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन है? उम्मीद करता हूँ पूरा हर एक फैक्ट आप सभी को समझ में आ गई होगी। 2-4 बार वीडियोस को देख लेंगे, निश्चित रूप से हर फैक्ट आपको रट जाएंगे, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा और आने वाले दिनों में कोई भी परीक्षा आप देने जाओगे, यहाँ से संबंधित परीक्षा में हम प्रश्न फंसाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है और प्रश्न आएगा तो आप सभी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस 2-4 बार वीडियोस को देख लीजिएगा और हर फैक्ट को आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि हर फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो सारे फैक्ट आपको वहाँ दिखाई दे पड़ेंगे। तो बस आप सभी से यही अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ,
आप सभी को हृदय से प्रणाम करते हुए कोट कोट सा हृदय प्रणाम करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म, एक परिवार आपका है और यहाँ आपका होना हमारी मजबूती प्रदान करेगी। तो आप सभी फटाफट चैनल पर आइए, चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला, भरोसा हमें देते जाइए लाइक शेयर कमेंट्स के माध्यम से। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और भारत के प्रत्येक घर में इसे पहुंचा दीजिए। आप सब जुड़ते जाइए। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत के हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना। तो फटाफट आप सभी जुड़ते जाइए और 1 लाख सब्सक्राइबर हमें का मुहिम पार कर दीजिए। जल्द ही आप सभी की क्लासेस, डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस का शुभारंभ हो जाएगा 1 लाख सब्सक्राइबर पूर्ण होने पर। तो जल्द फटाफट आप सभी ये मुहिम, एक टारगेट पूरा कर दीजिए, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर दे दीजिए। आप सभी से यही अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। तो आज के इस सेशन में को यहीं पे विराम करता हूँ। अगली हेडिंग डालिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि हेडिंग डालिए, कब होती है? 12 अगस्त 1765। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द एपिसोड लेकर आता हूँ आपके बीच और वहाँ इसको भी क्लियर करेंगे। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द आपके बीच, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे बब्बा। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू आप सभी को। फटाफट चैनल से जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। बब्बा।